मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि एंशंट इंडिया मत करवाओ। एंशंट इंडिया उनका ही कहना था, हमने यहाँ भी पढ़ ली थी और हम न्यू जनरल में भी पढ़ा है। तो उनका कहना था कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो। ऐसे कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस के इच्छुक हैं? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। ठीक है, मैंने देख लिया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको हिस्ट्री का एंशिएंट पीरियड नहीं पढ़ना है, जिन्होंने पढ़ लिया? पढ़ना है, क्योंकि ब्रांचेस से भी बच्चों का ये कहना था कि पॉलिटिकल का पार्ट ज़्यादा आता है, तो पॉलिटिकल करा दो और हिस्ट्री एंशिएंट आपने पहले भी कराई थी। ठीक है, मुझे देखो भाई, मेरा टारगेट है तुम्हारे नंबर बढ़ें, वो चाहे हिस्ट्री पढ़ के बढ़ें या पॉलिटिकल या हरियाणा जी के या कुछ भी पढ़ के। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ठीक है, पॉलिटिकल के आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हिस्ट्री। और हिस्ट्री का पोर्शन मॉडर्न इंडिया तो अभी तो कराया है, मेडिएवल और मॉडर्न तो मैंने अभी कराया, एंशिएंट मैंने न्यू जनरल में भी कराया था, ओल्ड में भी एक बार मैंने पढ़ाया था। तो फिर मुझे भी लगा कि ठीक है, जब ज़्यादा अगर चांसेस पॉलिटिकल के हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, हमें तो पढ़ना ही तो है पॉलिटिकल साइंस। हरियाणा जीके के भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस से कब से स्टार्ट करें, तो मार्च के फर्स्ट वीक में हम हरियाणा जीके पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक थोड़े से दिन और गर्म हो जाएंगे और मैं चाह रही हूँ सुबह का पहला बैच जो है ना वो निपटा दें, क्योंकि बाद वाली क्लास में क्या होता है, बहुत छोटा स्पैन मिलता है पढ़ने के लिए। परिमल सर की क्लास में तो अगले टीचर को हार्डली 20-25 मिनट, कभी गलती से 30 मिनट यही उसके हिस्से आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे। और अब मार्च आते आते ना, जैसे बहुत सारी लड़कियों की शिकायत होती है सुबह नहीं पहुंच पाते, सब पहुंच पाएंगे। हम इसको सुबह चाहे हमें 8:30 करना पड़े, हम यह 8:15 से और लगभग 9:15 बजे तक स्टार्टिंग का 1 घंटा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद रेगुलर जैसी पढ़ाई चलती है चलती रहे, उसमें हाँ 9 बजे जितना भी रहेगा, 5-10 मिनट क्या, वो तो अपने ही हैं, हमारे ही अपने हैं। तो हम सुबह का बैच रखेंगे, उसमें फिर राजस्थान वालों की भी क्लास चल जाएगी, उनको भी दिक्कत नहीं होगी। उन्हें नहीं पढ़ना तो वो नहीं आएंगे, राजस्थान जी के चला देंगे, या यूपी बिहार सबका। और जिसको हरियाणा जी के नहीं पढ़नी होगी वो 9 बजे का बैच ले लेगा, यानी उसको जल्दी आने की जरूरत नहीं है। बीच में क्लास लेने पे ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, जैसे ब्रांचेस में भी चल रहा है ना। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा, मार्च के पहले वीक से सुबह आते ही अपना 1 घंटा दिमाग फ्रेश होता है, अपना एक टॉपिक निपटा दिया, फिर जब भी छुट्टी हो अपने घर चले गए। ये ना हो कि आज हरियाणा जीके की नहीं लग पाई क्लास या टाइम नहीं मिला। रेगुलर बेसिस पे 1.5 महीने का सिलेबस है तुम्हारा, बस लगातार पढ़ेंगे ना तो ये मान लो अप्रैल मिड तक हम इसको खत्म कर देंगे पूरा। मार्च से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास मैसेज मत करना, रोज करते हैं कब शुरू होगी जी, कब शुरू होगी क्लास। अब बता दिया कि मार्च के पहले हफ्ते में जब दिन थोड़े से और ठीक हो जाएंगे, सुबह 8:15 बजे अपनी, अभी हिंदी चल रही है ना शायद ये हिंदी हटा के और यहाँ पढ़ेंगे। चलो अब आ जाओ पॉलिटिकल साइंस पर। कितने लोगों का पॉलिटिकल साइंस एक बार कंप्लीट हो गया? ये भी मेजॉरिटी है। इन्होंने एक बार कर लिया कोर्स। चलो आर्टिकल 53 बताओ क्या है? अच्छा, नागालैंड का आर्टिकल बताना। नागालैंड विशेष राज्य में 371 में तो ABCD बहुत सारे हैं, तुमने याद कर लिए थे? पिछली बार HSSC ने नागालैंड पूछ लिया, 371 ABC सारे पढ़ लेना। ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या निकल जाएगा, कि A दे देंगे या D दे देंगे। हम इसको पढ़ेंगे इस बार पूरी तरह से, हमारे पास अब अच्छा टाइम है, अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं डिटेल में। जैसे पहले तुम पढ़े समझ के लिए, पढ़ाई ना एक बार डिटेल में कभी हो ही नहीं सकती। पहली बार पढ़ते हैं तो चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत डिटेल में घुसेंगे समझ में नहीं आएगी। दोबारा पढ़ते हैं थोड़ी सी डिटेल, और जब ये हो ना कि अब मुझे चीजें लगभग आती है, जैसे मेजोरिटी पढ़ के आई है पॉलिटिकल साइंस, ये मैंने न्यू जनरल में भी कराया था, ओल्ड में भी। ये किताब मैंने एक बार कंप्लीट करा रखी है, लेकिन इस किताब में से मैं पूछूं तुम्हें 1000 चीजें नहीं आती मिलेंगी, क्योंकि सारी किताब एक बार में किसी को भी नहीं आती। चाहे मैं ही थी,
एक किताब को बार बार पढ़ना पड़ता है, हर बार उसी पेज पे से 4 नई बातें लगती है, तो हमने पहले ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए अब जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे, और अब हर एक आर्टिकल जिसके आने के चांसेस अब लग रहा है पेपर देख के कि वेरिएशन बहुत बनने वाला है। आने वाले सालों में ना पेपरों के बहुत सारे टाइप्स बना करेंगे। तो अब जैसे पहले था भाई 352 याद कर लो, 56 याद कर लो, और 60 याद कर लो, 70 याद कर लो। ये हम हार्डली 25-30 कहते थे इनमें से आ जाएगा। अब नहीं पता कहाँ से क्या आ जाएगा। उनको पेपर इतने सेट करने हैं कि वो कितनी बार ये रिपीट करें, उनकी भी गलती नहीं है। तो वो क्या करने लगे, 370 की जगह 371 ए दे दो, डी दे दो, ई दे दो। अब जिसने पढ़ रखा है वो पास होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो रह जाएगा। पेपर का लेवल हाई करना पड़ेगा, क्योंकि तादाद भी तो बढ़ गई ना पढ़ने वालों की। पहले मुट्ठी भर पढ़ते थे, अब ज्यादा पढ़ते, कम से कम दिखावटी तो पढ़ते ही हैं। पढ़ने वाले आज भी मुट्ठी भर ही हैं, लेकिन एक अगर संख्या की बात करूं तो लाखों लोग अब कोचिंग पे जाने लग गए हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, जिसको हम शुरू हमेशा करते हैं संविधान। संविधान, विधान क्या होते हैं? कानून, और सम मतलब इक्वल, यानी जब सब पे एक जैसे कानून लागू हो। ये किताब तुम्हारे राष्ट्रपति के लिए भी है, पीएम के लिए भी, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, किसी भी भारतीय के लिए जिस किताब में लिखी बातें मानना जरूरी है। जब सारे कानून सब पे बराबरी से लागू हो, एक ऐसी किताब जो सबके लिए समान रूप से लिखी गई, जिसमें ना जात पात का, ना जेंडर का, ना किसी भी चीज को अलग से ध्यान रखा गया, एक कॉमन सबके लिए नियम बना दिए। राष्ट्रपति ऐसे बनेगा, राष्ट्रपति के ये काम होंगे, शक्तियां होंगी, ऐसे पीएम बनेगा, ऐसे काम होंगे, देश ऐसे चलेगा। तो ये सबके लिए लागू होता है। अब मोदी जी के लिए कोई अलग किताब नहीं लिखी गई है, राहुल गांधी के लिए अलग किताब नहीं है। सबको उसी किताब के अकॉर्डिंग देश में काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग पावर्स मिलेंगी। इसी किताब को हमने, या पूरी दुनिया ने नाम दे रखा है संविधान, या इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कोई नई चीज नहीं है, और आप सब लोग हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं मनुस्मृति लिखा गया था स्मृति ग्रंथों में 2री शताब्दी ईस्वी में, जब शुंग काल था। शुंग काल था ना, उस टाइम पर भी मनुस्मृति में बहुत सारे नियम लिखे गए थे कि समाज ऐसे चलेगा, ऐसे लोग होंगे, ऐसी पावर्स होंगी। वो उस टाइम के लोग जो मानते थे किताब के अकॉर्डिंग ही चलते थे। आज जो मैं और तुम हैं, हम ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मनुवादी सोच में ब्राह्मणों को नंबर 1 बना दिया, या किसी और जात पात की बात करें। आज ये किताब किसी जात पात पर बेस्ड नहीं है, इसलिए आज तक कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसी उंगली किसी ने नहीं उठाई कि जैसी मनुस्मृति पर लोग उठा देते थे कि ये मनुवादी सोच को आगे बढ़ाते हैं, या ये ब्राह्मणों को नंबर 1 दिखाना चाहते हैं। या अगर बौद्ध किताबें हैं तो वो किसी के घर परिवार के बारे में कहती है कि ये फलाना नीची जाति का था, या ये इस जाति का था। ये किताब किसी के ऊपर, कोई इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ये सर्वमान्य किताब है। तुम किसी भी कास्ट के हो, कल्चर के हो, क्रीड के हो, तुम किसी भी जेंडर के हो, तुम में से कोई ये नहीं कह सकता कि ये फला आदमी को ध्यान में रख के लिखी गई, क्योंकि इसमें सबके फायदे को देख के कॉमन किताब लिखी गई। और इस किताब का बेस अगर हम देखें तो, क्योंकि हमारे देश में पुराना टाइम था राजाओं का, फिर हमारे देश में आए सुल्तान, और सुल्तानों से ही आगे बढ़े बादशाह। जैसे राजा से क्या बने थे? महाराजा। तो हमारे ये इस शब्द का मतलब, तुम किस टाइम की बात कर रहे हो? जब हिंदू, बौद्ध और जैन, इन सब के टाइम पे तो राजा महाराजा दान दक्षिणा दिया करते थे, लेख लिखवाते थे, अभिलेख शिलालेख। सुल्तान और बादशाह, ये आप सब समझ गए हैं कि ये दिल्ली सल्तनत, और किसकी बात कर रहे हैं? मुगल, मुगल काल की। इस टाइम में और इस टाइम में सबसे बड़ा अंतर यही है कि ये शब्द, बात तो यही है, लेकिन इस टाइम पे नंबर 1 कौन से लोग थे? इस्लाम धर्म, और उर्दू के माध्यम, उर्दू को बना के माध्यम अरबी फारसी को आगे जन जन की भाषा तक पहुंचा दिया गया। यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारी संस्कृत का, या बौद्ध जो कम्युनिटी है, इन लोगों ने हीनयान और ये सब महायान, फिर देखो दिव्यावधान, इस तरह की चीजें लिखी थी। इन सब की भाषा आपको मिलती है या तो संस्कृत, या तो पाली और प्राकृत। प्राकृत यही तो भाषाएं थी। लिपि अगर कहें तो ब्राह्मी और देवनागरी। लेकिन अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ अरबी फारसी, अरबी फारसी, उर्दू, अरबी फारसी के शब्दों का यूज करके ही उर्दू को डेवलप किया गया। उर्दू अलग भाषा नहीं थी। अरबी यानी अरब वाली कंट्रीज, और फारसी मतलब फारस की खाड़ी के आसपास के अरेबियन देश, इनकी भाषा से ही अपने यहाँ उर्दू भाषा चली। तो ये जो टाइम था ना, इस टाइम तक जो संविधान नाम से था, वो मर्जी थी।
यानी जिस राजा का जो मन किया बादशाह का उसने वो सजा दे दी। न्याय करना सबसे बड़ा आदमी, हम पढ़ के आए थे ना कि न्यायाधीशों में नंबर 1 कौन थे, सुल्तान या राजा या बादशाह। लेकिन जब नया टाइम आया, जब लोगों ने किताबें पढ़ी, लोगों को पता चला कि भाई लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, तो धीरे 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 दुनिया में ये बात उठने लगी कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। और इस कड़ी में सबसे पहला काम किया अमेरिका ने। अमेरिका ने 1789 में दुनिया के सामने फर्स्ट टाइम लिखित संविधान पेश किया। इस लिखित संविधान का बेस इसने उठाया था। इसके पास कोई किताब नहीं थी। जैसे जब हमने संविधान लिखा, हमारे पास अमेरिका की, जर्मनी की, फ्रांस की और आयरलैंड की सबकी किताबें थी, लेकिन इसके पास कोई लिखित किताब नहीं थी। तो इसका बेस कहाँ से आया? क्योंकि इस उत्तरी अमेरिका में ही तो पड़ता है कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। इस उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से में 13 बस्तियां पहले किसने बना रखी थी? ब्रिटेन ने। इस ब्रिटेन की कहानी भी तुम्हें पता होनी चाहिए। ये यूरोप मान लो, इसमें बहुत छोटे छोटे से देश हैं। यूरोप के ज्यादातर देश 3 तरफ से पानी से घिरे हैं। ये कोई हमारी तरह बहुत फैला हुआ कॉन्टिनेंट नहीं है। और इसी में ऊपर गुच्छे में तुम्हें ये मान लो, अगर हम फ्रांस हैं, तुमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स का नाम सुना हुआ है, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही वो सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की थी। ये पता है ना तुम्हें? फर्स्ट सेकंड में जोड़े बदले थे, सेंट्रल पावर दोनों में एक थी जर्मनी, लेकिन पहले गुच्छे में वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की थी, फिर जर्मनी, जापान और इटली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र वही थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। सेकेंड में भी वही थे, उनमें ज्यादा अंतर नहीं आया। तो ये जो यूके है ना, ये यूरोप में, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जर्मनी है, मोटा सवाल है, जर्मनी, इसके पास पड़ता है फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस आपस में लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहते हैं। इस फ्रांस और जर्मनी की सीमा लगभग साथ साथ सी थी। यहीं नीचे ऑस्ट्रिया हंगरी था, फिर इसी के साथ ग्रुप में यहाँ ऑटोमन साम्राज्य था, लिथुआनिया वगैरह। इसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर यहाँ ब्रिटेन था। और ब्रिटेन अगर आप मैप में देखेंगे तो बहुत छोटा सा द्वीपीय टाइप का है। यहाँ इंग्लिश चैनल है। पानी की पट्टी किसको किससे अलग करती है? यूके को फ्रांस से। यूके का मतलब है इंग्लैंड, जो कि द्वीपीय पूरा देश है। इसके साथ फिर स्कॉटलैंड और आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा। यूके की आइडेंटिटी मैप पे आप देखोगे तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, लेकिन इतना ताकतवर है, इतने तेज दिमाग लोग थे यहाँ। हम मैप पे अलग से दिखते हैं कि इंडिया है। कोई भी बच्चा चौथी क्लास का मैप पे बता देगा ये भारत है। मैप पे उभरते हैं हम उपमहाद्वीप की तरह। इसको आपको ढूंढना पड़ता है, पढ़ी लिखी जनता को भी ढूंढना पड़ता है। यूके यहाँ पर है, फ्रांस के ऊपर, और यूके इसके बाद फिर इधर जाएंगे तो नॉर्वे, डेनमार्क ऊपर की तरफ है ही, स्विट्जरलैंड, ये अपना स्वीडन वगैरह, फिनलैंड वगैरह। तो इस यूके की छोटी सी टेरिटरी में इतने तेज दिमाग लोग थे कि इन लोगों ने अड़ोस पड़ोस में हर जगह अपना कॉलोनीज बना ली, जिनमें एक देश कौन सा था इनका? अमेरिका। अमेरिका से भी इन्होंने खूब सामान लूटा, जैसे हमसे लूटा। बस इतना फर्क था कि अमेरिका के लोग जब जागे तो तुरंत अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए, और जब हम जागे तो हमें उठने में भी 100 साल लग गए। इन्होंने अमेरिका की खोज की थी यूरोप के ही लोगों ने। यूरोप के जो लोग थे ना, ये बहुत क्रिएटिव थे। देखो कुछ अंतर तो था, ये हमसे कुछ चीजों में आगे थे, एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा करते थे, रिस्क लेते थे। जैसे हम आज भी इंडियंस की प्रवृत्ति जो है ना, हम चाहते हैं लाइफ सेफ हो, हमें रिस्क ना लेना पड़े, लेकिन ये लेते थे रिस्क में व्यापार करेंगे। ये नौकरी में कम, व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। उस रिस्क के कारण इनके पास एक तो पैसा था, ऊपर से इनको नॉलेज भी थी। जैसे ऐसे ही रिस्क ले लो कि हम तो व्यापार करेंगे, तो डूब जाता है। इन लोगों ने पूरी दुनिया में पहले घूम फिर के देखा कि कहाँ क्या चीज हम यूज कर सकते हैं। यूरोप में ही वर्ल्ड की सबसे पहली औद्योगिक क्रांति आई थी, है ना? ये हमने पढ़ा हुआ है। वर्ल्ड की पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ आई थी? यूरोप में। और यूरोप में भी कहाँ आई थी? इंग्लैंड में। और किस में आई थी ये? कॉटन क्लोथ में। कॉटन क्लोथ, कौन सा शहर था ये? मैनचेस्टर। इसी को मैनचेस्टर लिख देते हैं, मैनचेस्टर और मैनचेस्टर एक ही है। कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े में पहली बार मिल में कपड़ा बना। इससे पहले हमारा हथकरघे का कपड़ा था, हैंडलूम का, वो चरखा चलाने वाला गांधी जी वाला। वो सोचो कि यूरोप में पहली बार मशीन बनी। इस मशीन का खुल के विरोध किया यहाँ की महिलाओं ने कि भाई हमारे काम धंधे बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग चालाक थे, समझदार थे, उन्होंने देखा कि आने वाला समय तकनीक का समय है। जैसे तकनीक जिसके पास होगी ना, वही आगे बढ़ेगा। तो इन लोगों ने यहाँ धीरे धीरे करके क्रांति
पूरे लेवल में ये लोग मशीनें और टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए। इस इंग्लैंड ने क्योंकि टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यूज किया, तो कहते हैं टेक्नोलॉजी जिसके पास जितनी एडवांस्ड होगी ना, वो उतना ग्रोथ करेगा। यही लाइफ का हमेशा से स्टैंडर्ड रहा है। जिसको तकनीक ज्यादा पता है वो आगे जल्दी बढ़ता है। तो सबसे पहले तकनीक किसको पता चली? भाई सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इसके पास आई, तो इसने फटाफट स्पीड से अपनी ग्रोथ स्टार्ट की। एरिया छोटा सा, मशीनें ढेर लगा ली। अब उन मशीनों को चलाने के लिए इसको क्या चाहिए था? कच्चा माल। इस कच्चे माल के चक्कर में इस इंग्लैंड ने अपने आसपास के एरिया में, यूरोप में पूरे में, लोगों को लगा कि भाई हमें कच्चे माल के लिए तो बड़े कॉन्टिनेंट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जमीन है थोड़ी, हम कितना भी पैदा करें कच्चा माल पूरा नहीं पड़ेगा। और उसी चक्कर में यूरोप के छोटे मोटे से देशों के लोग अपनी नाव लेके अलग अलग डायरेक्शंस में निकल पड़े। अब इनकी नाव लेके जब ये निकले तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे ही तो है ये 7 महाद्वीप। अपनी नाव लेके जब ये निकले तो ये पूरा पानी का था। आप सब जानते हैं ये अटलांटिक ओशियन है, यहाँ भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और यहाँ लाल सागर। ये पानी की पट्टी, ऐसे ये सारा लैंड एरिया मिला हुआ है। अरेबियन कंट्रीज यही तो है इसी गुच्छे में। तो इन्होंने देखा भाई यहाँ से तो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किन लोगों का कब्जा था यहाँ? अरब। और अरब देश थे चालाक, चतुर, बहुत चालाक। इन्होंने मध्यकाल से यहाँ पे अपना कब्जा जमा रखा था, और ये किसी को इस एरिया में ना आने देंगे ना घुसने देंगे। और अगर कोई ज्यादा ताकतवर है भी तो ये कहेंगे पहले हमारा व्यापार होगा, और जब फ्री होगा ये रास्ता तब तुम्हारा व्यापार। इतने में इनका सामान खराब हो जाएगा। तो इनको लगा कि भाई हमें ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट से इंडिया आ सकते हैं, दक्षिण की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस पे कब्जा किन देशों का है? एक दो दिन की बात हो तो फिर भी एडजस्ट कर ले, तो व्यापार तो रोज का था। इसलिए इन्होंने कहा भाई ये वाली पट्टी तो हमारे काम की नहीं है ना, ये हटे यहाँ से, हमें कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऊपर की तरफ ठंड बहुत है, तो वहां शिप्स नहीं चल सकते क्योंकि बर्फ जमी रहती है। इसका मतलब कोई आसपास दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। वहां से भारत की तरफ आने का रास्ता खोजने के चक्कर में एक आदमी इस तरफ मुड़ गया और वो अमेरिका पहुंच गया, और उसको लगा कि मैं इंडिया आ गया, और उसने यहाँ के लोगों को क्या नाम दे दिया? रेड इंडियंस। आज तक वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो तटवर्ती इलाकों के लोग हैं उनको लोग रेड इंडियन ही कहते हैं, जबकि उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ना उनका कोई हमारे जैसी शक्लों सूरत, ना रंग, ना कद काठी। लेकिन उस प्रजाति का नाम क्या पड़ गया? रेड इंडियन। रेड इंडियंस नाम देने के बाद पता चला कि ये इंडिया नहीं है, जबकि टारगेट था इंडिया पहुंचना। उसी दौर में फिर अमेरिका की खोज हो गई 1492 में। तो अमेरिका खोजना भी फायदेमंद था, क्योंकि अमेरिका एरिया में तीसरा बड़ा है। आप जानते हैं ना सबसे बड़ा एरिया किस देश के पास है? सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, हम इंडिया, फिर ABC। आपके ऊपर ABC है, ऊपर से है RCA। रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। आप ऊपर के 2-3 तो तुम्हें याद ही हैं, अपना नाम लिख के उसके ऊपर ABC लिख लेना। ये A ऑस्ट्रेलिया है, B मतलब ब्राजील, और C मतलब चाइना। ऊपर रशिया, कनाडा, अमेरिका। एरिया में बड़े थे ये, तो अमेरिका अगर एरिया में तीसरे नंबर पर है, आबादी में भी और एरिया में भी। बाकी आबादी में आप जानते हैं नंबर बदल जाता है। सबसे ऊपर आबादी में चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए है। यूएसए 2 चीजों में थर्ड है, एरिया में भी और आबादी में भी। तो अमेरिका की एरिया का फायदा इनको दिखा, और इसलिए अमेरिका में 13 बड़ी बस्तियां, जिसके यहाँ क्रांति सबसे पहले आई, उसी ने बना ली। किस देश ने? ब्रिटेन ने। लेकिन अमेरिका समझदार था, जल्दी जाग गया। कुछ साल इसको भी यहाँ से कच्चा माल लाने ले जाने का काम। लेकिन 1773 में यहाँ की जनता ने कहा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। हमारे गांधी ने ये बात 1930 में कही, और इन्होंने ये बात 1773 में कह दी। जबकि इसके और आपके देश में खोजने में ज्यादा अंतर नहीं है। एक आदमी नाव लेके, आप जानते हैं, अफ्रीका के नीचे से होता हुआ और भारत आ गया। ये आदमी था वास्को डी गामा, और ये सन था 1498। ये कितने चालाक थे। 1498 में देश खोजा, रास्ता खोजा। देश तो पहले से था, इनको तो पता था कि वहां देश है। अरब देश हमारे साथ व्यापार आज से नहीं, हड़प्पा काल से कर रहे हैं। मेसोपोटामिया तुमने कब पढ़ा था? हड़प्पा के टाइम पर ना, मिस्र की सभ्यता। इनको ये तो पता था यहाँ देश है, लेकिन रास्ता कहाँ है ये नहीं पता था। ऑल्टरनेटिव रूट इन्होंने खोज लिया, और पुर्तगाली इतने चालाक और इतने तेज दिमाग थे कि विद इन 5 years अपनी कंपनी बना के आ गए।
ये पुर्तगाली वास्को डी गामा पहले एक बार आया, दोबारा आया, तीसरी बार ये कंपनी बना के साथ ले आए और इन लोगों ने अपनी भारत के दक्षिणी हिस्से में 1510 आते आते और इतनी ताकतवर पैठ बना ली कि आप सोचो इस टाइम पर आपके दिल्ली सल्तनत का एंड आ रहा है, क्योंकि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, तो यहाँ पे सिकंदर लोदी और लोदी वंश का खात्मा होने वाला है और मुगल आने वाले हैं। तो दिल्ली वाले अपनी लड़ाई झगड़े और इन सब में व्यस्त हैं। उस दौर में पुर्तगाली देखेंगे ये लोग तो ऊपर लड़ाई में व्यस्त है, मैं नीचे इनके देश में अपना कब्जा जमा लूं, और इसीलिए अब अरब देशों का डर खत्म, ये रूट का ऑल्टरनेटिव रूट आ गया और अब ये 1510 में अपना यहाँ पे गोवा के आसपास कब्जा जमा लेंगे। तुम पढ़ रहे थे ना द्वीपों पे और महाराष्ट्र के आसपास, हमने मध्यकाल में पढ़ा, ये वही दौर था। इस टाइम पर पुर्तगाली धीरे धीरे व्यापार का बहाना लेके और आपके इस नीचे के पानी के हिस्से पे अपना कब्जा ऐसा जमा लेंगे कि इसका नाम पड़ जाएगा हिंद महासागर के स्वामी। इस दौर में जब आपके यहाँ से शिप्स भर भर के जा रहे हैं तो आपके मन में भी लालच है, क्योंकि ये आपको सोना देके जा रहे हैं और आपका देश सोने के लिए कभी से पागल थे इंडियंस, तो सोना इतना मिल गया और बदले में क्या मसाले और काली मिर्च, और ये हमारे लिए क्या कीमती। आज भी तुम जाओगे ना केरला में फालतू, जैसे साइड में पगडंडी नहीं होती, इस पगडंडी पे काली मिर्च के पौधे फालतू में खड़े हुए हैं, मतलब वीड्स मान लो एक्स्ट्रा, जो उनको कीमत में मिलती है चीज वो तुम्हारे यहाँ फालतू थी। आज तो अक्ल आ गई हम लोगों को कि महंगी है तो मसाले बनने लग गए, अदरवाइज ये हमारे लिए काम की चीज नहीं थी। इस फालतू की चीज के लिए ये सोना दे रहे थे, तो हमने भी लालच किया। हर आदमी देखता है भाई मेरा फायदा किसमें है, और वो फायदे के चक्कर में धीरे 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 इनकी देखा देखी कुछ टाइम बाद PDEDF आपको पता ही है, ये सब आते चले गए। PDEDF, इनमें ये है इंग्लैंड वाले, जिनको पहले से दूसरों को परेशान करने की आदत खराब है। कहां से? ब्रिटेन की, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को भी तो ये अपने कब्जे में। अब आप देख रहे हैं अमेरिका वाले जो हैं वो जल्दी जाग गए। 1773 में इन्होंने कहा अगर तुम हमें प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो हम तुम्हें क्या नहीं पे करेंगे, टैक्स। और हम जानते हैं कि सरकार हमेशा किस चीज के लिए काम करती है, टैक्स। जिस दिन टैक्स देना बंद कर दिया सरकार, साल तो बहुत दूर के, महीना नहीं टिक सकती, क्योंकि सरकार के खर्चे तो हम ही देते हैं ना। आज भी सरकार जो जितने खर्चे करती है तुम और मैं दे रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली हम ही लोग सरकार को पैसे देते हैं। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कहाँ की जनता ने ऐलान कर दिया, ये अमेरिका। और इन्होंने इस गुस्से को दिखाने के लिए एक घटना को अंजाम दिया जिसको हिस्ट्री में बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, जिसमें बोस्टन नाम की जगह अमेरिकियों ने ब्रिटिशर्स के चाय के जहाज लूट लिए, और लूट तो क्या लिए, उनकी चाय की पेटियां उठा के पानी में गिरा दी। चाय पत्ती पानी में गिरी खराब, उनके चाय से लदे जहाज खत्म कर दिए, खराब कर दिए और खाली जहाज भेज दिए ब्रिटेन। तो बोस्टन नाम की जगह क्योंकि उनकी चाय पत्तियां और चाय पत्ती की पेटियां खराब कर दी गई, तो हिस्ट्री में कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। ये एक विद्रोह मान लीजिए छोटा सा, उनको समझाने के लिए कि अगर तुमने हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो फिर हम तुम्हें टैक्स तो छोड़ दो, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। और इस टी पार्टी के कुछ समय बाद ही 1774 आते आते हर अमेरिकी जानता था कि हम आजादी की लड़ाई में चल पड़े हैं और अब हम आजाद हो जाएंगे। और विद इन फ्यू ईयर्स 1776 आते आते अमेरिका ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर था और इन्होंने अपनी खुद की सोचा देश कैसे चलेगा। ब्रिटिशर्स की तो आदत खराब थी, वो कहते तुम चलाओगे कैसे, हम तो काबिल हैं, तुम तो नाकाबिल हो। तो इन लोगों ने कहा ठीक है हम अपने देश को खुद से चला के दिखाएंगे। और दुनिया में अभी तक देश सिर्फ राजा महाराजाओं की मर्जी से चलते आए थे, इन्होंने कहा हम सबके लिए कॉमन रूल बनाएंगे। और ये पहला देश बने जिन्होंने किताब लिखी जिसको आप कहते हैं संविधान। और ये किताब लिखने में टाइम लगा तो 1789। किताब कोई हमारी तरह भारी भरकम नहीं है, 27 आर्टिकल्स हैं, छोटी सी हैंडी किताब है, कुछ हजार शब्दों की, हमारी तरह लाखों नहीं है। इस किताब को इतना परफेक्ट लिखा कि आज तक इस किताब में बहुत कम बार चेंज करना पड़ा। 1789 की लिखी किताब और आज आप 2022 में है, हार्डली कुछ बार चेंज की गई, नहीं तो उसमें इतना परफेक्ट लिखा इतने कम शब्दों में। तो इन्होंने गागर में सागर भर रखा है। अगर मैं अपना कंपैरिजन करूं, ये 1492 में खोजे गए थे रास्ते से, हम 1498 में, हमने 1757 में प्लासी का युद्ध देखा था इनसे पहले, लेकिन हम आज 2022 में देखें अपनी किताब को, ये तो मैंने किताब लिखी है, हमारी किताब लिखी गई थी 1950 में, हमने लागू की थी ना 26 जनवरी,
तब से 2022 तक 105 बार आपने इसको बदल दिया। और ये 105 बार तब बदली जब दुनिया की इतनी मोटी भारी भरकम किताब किसी देश के पास नहीं है। आप कहते हैं सर्वाधिक बृहद या सर्वाधिक विशाल लिखित संविधान किसके पास है? भारत। उसमें इतना लिखा जितना किसी ने नहीं लिखा। सबसे ज्यादा लिख के भी कितनी बार बदलना पड़ा? क्योंकि अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। जो हमारे पूर्वजों ने लिखा परफेक्ट लिखा, हम ये नहीं कह रहे उन्होंने खराब लिखा, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। उतना अच्छा शायद हम लोग आज के दौर में लिख ना पाते जितना वो लिख गए, लेकिन कुछ कमियां हैं। और एक सबसे मोटी कमी जो पढ़े लिखे इंसान को दिखाई देनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नाम पे आपका संविधान मूक है, बोलता ही नहीं कुछ भी। किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो एमपी की है, एमएलए की है, कहीं कुछ नहीं लिखा। हाँ, सीजेआई और हाई कोर्ट के जजेस के लिए लिख दिया कि उनको इतने साल का अनुभव हो। अनुभव आएगा पढ़ाई करने के बाद, अनपढ़ तो कोई वकील बन नहीं सकता। लेकिन इनके लिए जो बात करें, एमपी, एमएलए, पीएम, सीएम, राज्यपाल, इन सब के लिए आपका संविधान गूंगा बैठा है। ये गलती है और इसको अब फील किया जा रहा है बड़े लेवल पे कि सुधारना चाहिए। बस दिक्कत ये है कि इसको सुधारने वाले लोग ही कहते हैं कि सुधारने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो खुद ही नहीं पढ़े लिखे हैं। उन्हें तो ये बात तब अच्छी लगे ना जब वो पढ़े लिखे हो। ये तो हमें अच्छी लगती है क्योंकि हम सब जानते हैं जब आप चपरासी का फॉर्म भी भरते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी होती है। आपको अगर PP1 का बच्चा पढ़ाना जिसको ABCD आने चाहिए, उसके लिए भी आपका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और थोड़ा बहुत नहीं, आपके पास डिग्री भी हो, डिप्लोमा भी हो, पेपर भी पास किया हो, तब जाके आपको वो ABCD सिखाने के पोस्ट पे रखते हैं। और यहाँ जिनको देश चलाना है, उसको तो एक क्लास के चंद बच्चों को समझाना था, यहाँ देश चलाना है। लेकिन आपके संविधान में ये चीज नहीं है। और ये धीरे धीरे अब जो पीढ़ी आ रही है ना, इनको फील होने लग गया। जैसे मेरे पेरेंट्स के टाइम तक ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई ये भी तो ऐड होना चाहिए। लेकिन हमारे टाइम ये फील होता था कि अनपढ़ नेता नहीं होने चाहिए। और तुम लोग हमसे एक पीढ़ी छोटे हो, तुमसे अगली आने वाली पीढ़ी को तो लगेगा कि ऐसा हो भी कैसे सकता है कि अनपढ़ देश पे राज करें। लेकिन इस किताब को बदलने का हक उन्हीं लोगों के पास है जो उस पोस्ट पे बैठे हैं। तुम और मैं चाह के बदल नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उठेंगी तो उन तक भी पहुंचेंगी। जैसे अब बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी ना, अभी कह रहे थे कि 2021 की नई शिक्षा नीति में बोर्ड की जरूरत ही खत्म कर दो, क्योंकि इनसे बच्चे प्रेशराइज फील करते हैं। अरे एक उम्र में अगर बच्चे पे प्रेशर नहीं डालोगे पढ़ने का तो जिंदगी भर पढ़ेगा ही नहीं। आप खुद अपने आप को देखो, अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब 12वीं पास करके आए हैं। तुम खुद देखो, जिस टीचर ने, सबसे अच्छा टीचर कौन था, और कुछ साल बाद तुम देखोगे जिस टीचर ने तुम्हें जितना ज्यादा पीटा था ना, किताब कॉपी चेक करते, वो परफेक्ट टीचर था। और जो टीचर कभी कॉपी चेक नहीं करता था ना, वो घटिया टीचर था। अब ये समझ में आता है। पीटने वाले टीचर उस टाइम खराब दिखते हैं ना, लेकिन जब बड़े होते हैं तो अपने बच्चों के टीचर कहते हैं इनको खुद पीटो जी, ना पढ़े ना तो हमारी तरफ से फ्री हो, चाहे मारो चाहे पीटो। समझदार माँ बाप कभी नहीं कहता कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। अरे बच्चा जो है वो बिना दबाव के पढ़ेगा ही नहीं। पढ़ना एक मुश्किल काम है, ये चीज अब समझ में आ गई। लेकिन आपकी सरकार ने 2021 में कहा नई शिक्षा नीति में क्या जरूरत है प्रेशराइज करने की, और सीधे बोर्ड कौन सी क्लास के लेंगे? 12th तक उस बच्चे को पढ़ने की आदत इतनी खत्म कर देंगे उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। यार पास तो वैसे भी पॉलिसी आपके देश में नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी 8वीं तक तो कोई फेल होगा ही नहीं, चाहे उसे क ख ग भी ना आते हो। 8वीं तक तो वैसे ही वो अनपढ़ चल जाता है। 9वीं 10वीं 11वीं वो क्या खास पढ़ लेगा। और 12वीं में अगर लुढ़क भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, 12वीं तक तो पढ़ लिया। आपकी नजरों में, इंडियंस की नजरों में, आप ये देखो उसने कभी बोर्ड का डर नहीं देखा। जबकि जो हमारे टाइम में पहले था, ये था कि 5वीं में बोर्ड, फिर 8वीं में बोर्ड, फिर 10वीं में, फिर 12वीं में। और तुम याद करो, पेरेंट्स और टीचर्स पूरे साल दिमाग पे कहते बोर्ड का पेपर है इस बार देख ले। तो हम डरते थे कि बोर्ड मतलब कोई हवा है। उस डर ने हमें रात को पढ़ना सिखा दिया। उस डर ने हमें दुनिया की जब सो रही हो तो लगता था सब सो रहे, मुझे पढ़ लेना चाहिए। ये 5वीं से और 12वीं तक पढ़ने के आदी बन गए थे। पहले पता है सिस्टम क्या था, सारी किताब में से कहां से क्या आएगा किसी को नहीं पता था। इसलिए हम एग्जाम से एक रात पहले पूरी किताबों में से निकलते थे। अब बच्चे को ये पता है कि मेरे बस ये 2 चैप्टर एनुअल एग्जाम में आने हैं। जो मेमोरी होती है ना, ये शार्प कब होती है, जितनी ज्यादा चीजें बार बार पढ़ोगे। अब आजकल चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे तुम्हारे घर के भाई भतीजे तुम्हारे जो भी होंगे, कोई भी बच्चा ज्यादा पढ़ता नजर नहीं आता। कारण उसको पता है कि 2 चैप्टर आने, 3 दिन का ब्रेक मिला है।
तो मैं एक दिन में अगर 4 क्वेश्चन भी याद करूंगा तो मेरे आराम से याद हो जाएंगे। एक हम लोग थे पागलों की तरह हिस्ट्री की पूरी किताब, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, एक छुट्टी में तीनों किताबें दिन रात पढ़नी। लेकिन उस चीज से हमारा दिमाग शार्प बन गया। आज की पीढ़ी को ये अकल नहीं है। और सोचो ये अमेरिकी जो है जिनकी हम बातें कर रहे हैं, ये उस टाइम में भी कितने शार्प थे, कारण इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। जितने देश आगे बढ़े हैं ना, उन सबकी हिस्ट्री को छान के देखना, सब देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा इन दो पे काम किया, और वहां की सरकारों को लोगों ने मारा पीटा खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ फेंका। तुमने फ्रांसीसी क्रांति नहीं पढ़ी थी? तुमने जर्मनी पढ़ा, रशिया पढ़ा? इससे क्या सीखा कि जिन देशों ने दो चीजें समझ ली, एजुकेशन और हेल्थ, वहां देश आगे बढ़ा। हम अगर देखें बोस्टन टी पार्टी, तो हमारे तो बात हुई है, हम तो इससे बहुत पहले एक्टिव हो गए थे। कौन से सन में? हमने 1757 में किया था प्लासी का युद्ध, लेकिन उसमें हमारे गद्दार और चुगलखोर और घटिया लोगों की वजह से हम पीछे रह गए। इनकी किताब को आज तक बहुत कम बदलना पड़ा, और हमारी परफेक्ट लिखी किताब को हमने कितनी बार बदल लिया? 105 बार। इसीलिए अमेरिका गरीबी मापता है गाड़ी होने से, और हम गरीबी मापते हैं कैलोरीज मिल गई कि नहीं मिली। अगर 2100 कैलोरी शहर में मिल गई तो आप अमीर हैं। कैलोरीज तो एक रोटी से मिल जाती हैं, और गांव में मिल गई 2400 तो आप अमीर हैं। अमेरिका में कहते हैं नॉर्मल लाइफ, गरीब कौन है? जिसके पास गाड़ी, मतलब बेसिक चीज तो होनी ही चाहिए। गाड़ी भी उनकी बेसिक अमेनिटीज में आती है कि वहां गाड़ी है और नहीं है, इससे बीपीएल देखा जाता है। आपका बीपीएल देखा जाता है, रोटी एक टाइम की मिल गई, 2 रोटी खा ली ना, चल भाग यहाँ से, तू अमीर है। 2 रोटी में खुश रहो क्योंकि तुम बीपीएल नहीं हो। वो कहते हैं तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, बीपीएल के नीचे हो तुम, यानी बिलो पावर्टी लाइन। ये अंतर है हम लोगों ने में। अब इस ब्रिटेन ने आपके देश पे बहुत लंबा राज किया, कब से कब तक? ये आए तो बहुत पहले थे, लेकिन अगर राज की बात करें तो 1765 से लेके 1947, इसको आप राज कह सकते हैं। अगर इनके आने की बात मैं करूं तो ये तो बहुत पहले 1608 में इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में ये व्यापारी बनकर आए थे। जो आज की क्लास ध्यान से सुन लेगा ना, उसको पहला चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पेपर में एज इट इज चीजें नहीं आती। जिसको बेस क्लियर होगा वो किताब को समझने में सक्षम होगा। वरना मैं आके पहला चैप्टर निकलवा के पढ़ा दूं, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। पहले चैप्टर का बेस समझ लो। अब तुम्हारे देश में यहाँ से यहाँ तो इन्होंने पूरी तरह से राज किया। राज का मतलब होता है मर्जी इनकी चली। उससे पहले ये धीरे 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 एंट्री कर रहे थे, और इन्होंने शुरुआत की थी जब इन्होंने क्या कहा था कि हमें व्यापार करना है। जब ये व्यापार करने आए तो इन लोगों को टक्कर में कुछ लोग मिले जो पहले से यहाँ थे, जिनमें सबसे ताकतवर थे पुर्तगाली। इसीलिए जब अंग्रेज यहाँ आए तो जहांगीर ने कहा, भाई मैं क्यों तुम्हारे पंगेबाजी में पैर डालूं, तुम लड़ो झगड़ो मरो मुझे नहीं पता। इसलिए जहांगीर ने कहा तुम इनसे लड़के आगे निकल सकते हो तो मैं फैक्ट्री लगवा दूंगा, नहीं तो भैया फैक्ट्री मत लगाना। अब जहांगीर तो एक तरफ हो गया, पुर्तगाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े एक गांव में, जिसे कहते हैं स्वानली का युद्ध 1612 में। और इस युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया, और नंबर 1 कौन निकल के आया? वीआई। इस युद्ध से एक बात क्लियर हो गई कि पुर्तगाली उत्तर भारत में नहीं आएंगे, और सूरत की तरफ तो बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो गोवा तक सिमट कर रह गए थे ना, ये गोवा और दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ से किसका परचम लहराया? वीआईसी। और इससे एक बात और फील हुई कि जहांगीर उतना ताकतवर नहीं था जो किसको दबा सकता, और इन पुर्तगालियों को किसने दबा दिया? इसका मतलब बीआईसी ताकतवर कंपनी है। इससे ये अंदाजा लगा लो कि जहांगीर इससे दबता था, और इस कंपनी को नीचे किसने कर दिया? बीआईसी। लेकिन बीआईसी बहुत चालाक थी, ये एकदम से झाड़ पे नहीं चढ़ी कि भाई मैं ही नंबर 1 हूं। इसने इससे परमिशन ली, और सिर्फ इससे नहीं, इसके बेटे के टाइम भी चुपचाप रही शाहजहां, और इसके बेटे के टाइम भी चुपचाप रही औरंगजेब। उसके बाद जैसे ही औरंगजेब मरता है 1707 में, तब भी कंपनी कुछ नहीं करती। लेकिन जैसे ही 1739 की नादिर शाह की लड़ाई होती है, उस टाइम पे इसको समझ में आता है कि मैं अकेली राज कर सकती हूँ इस भारत पर, यहाँ कोई काबिल राजा नहीं है, और जिनके नाम के डंके बज रहे थे उनके जो अगले वंशज हैं ये नाकाबिल है। तभी तो भारत को एक छोटे सा, भाई ईरान कितना है, ईरान का एक शाह आया और यहाँ से आपकी मेन संपत्ति दिल्ली में घुस के आपके लाल किले से तख्ते ताऊस
और मयूर सिंहासन ले गया। सोचो, उनके पूर्वजों की सबसे बड़ी निशानी में दिल्ली की ही तो ये चीजें थी। इससे ये समझ में आ गया कि अब भारत पे किसका राज चलेगा, बीआईसी का। और फिर वो दो युद्ध, प्लासी और बक्सर, जिनसे ये क्लियर हो गया कि अब ये राज करेंगे। ये बहुत चालाक थे। इन्होंने स्टार्टिंग में आती पूरे देश पे कब्जा नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले बेल्ट पकड़ी बंगाल की, क्योंकि बंगाल था कामधेनु गाय। कामधेनु का मतलब होता है मनचाहा, जो आपको फल दे दे, उसे कहते हैं कामधेनु गाय। इन्होंने बंगाल को इसलिए पकड़ा क्योंकि बंगाल बहुत रिच था, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत ज्यादा टैक्स आता था, क्योंकि इस इलाके में गंगा, भाई बिहार तो पूरा गंगा मान लो, और आपका इस तरफ कौन सी नदी थी, ब्रह्मपुत्र। इन दोनों का उपजाऊ डेल्टा भी तो है यहीं पर। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का टैक्स का सिस्टम अपने हाथ में ले लिया और कहा यहाँ से जितना टैक्स आएगा सब हम लेंगे। और हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इस टाइम का मुगल बहुत ज्यादा कमजोर था, और ये मुगलों की प्रॉपर्टी थी जिसपे अब किसने राज कर लिया। हाँ, अब ये बहुत काबिल मुगल नहीं है तो पीछे अपने आप रहते चले जाएंगे। अब यहाँ से पैसा उठा के और फिर इन्होंने रुख किया था दक्षिण का, जो तुम सब पढ़ के आए हुए हो। इसमें इन्होंने आंगल मराठा, आंगल मैसूर, और ये निजाम तो इनके चेले थे ही, आदिल शाही और ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये मान लो, ये पूरी इधर की बेल्ट और इस बेल्ट पे इनका कब्जा। और तुम महाराजा रणजीत सिंह भी पढ़ के आए थे, जिसमें उनके मरते ही फिर पंजाब की पूरी बेल्ट भी इन्हीं को मिल गई।